नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा सीट के लिए हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उनके रोहतक लोकसभा सीट जीतने के बाद से राज्यसभा सीट खाली हो गई। इस बार राज्यसभा सीट जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई गैर जाट राजनीतिक चेहरा है। बीजेपी उनकी दावेदारी पेश कर सकती है। उधर राज्यसभा सीट के लिए चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में क्रॉस वोटिंग का डर बना है। इसकी सबसे बड़ी वजह जेजेपी में टूट को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में भी सदस्यों के गुणागणित में बदलाव आया। मौजूदा सियासी परिस्थिति में जेजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट पर उपचुनाव से विधानसभा का समीकरण क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। तो राज्यसभा सीट पर उपचुनाव से विधानसभा का समीकरण क्या होगा और कितने समीकरण बदले हैं, इन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया इस चर्चा में शामिल हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव की स्थिति दिलचस्प हो गई है। रोहतक से लोकसभा सांसद बने दीपेंद्र हुड्डा को अब अपनी राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी। दिलचस्प ये भी है कि अभी तक कांग्रेस के साथ रही ये सीट अब बीजेपी के पाले में जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में दलीय स्थिति के आंकड़े गड़बड़ा गए हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अब 87 विधायक ही रह गए हैं। हिसार से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े रंजीत चौटाला और अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना दोनों के इस्तीफों और गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के कारण 3 सीटें कम हो गई हैं। ऐसे में सदन में बहुमत का आंकड़ा 46 से घटकर 44 रह गया है। सदन में बीजेपी के विधायक अब 41 हो गए हैं, तो कांग्रेस के घटकर 29 रह गए हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का खतरा पैदा हो गया है। क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ने की वजह जेजेपी में सामने आ रही टूट को माना जा रहा है, क्योंकि जेजेपी के कुछ विधायक बागी हो सकते हैं। चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। इधर हिसार से लोकसभा का टिकट पाने में चूके कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के साथ दिल्ली में डेरा डाल लिया है। दोनों की अमित शाह से मुलाकात हुई है। बड़ा और गैर जाट चेहरा होने के कारण कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि 3 महीने में ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीति में कसमों वादों के वास्ते भी दिए जाते हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की स्थिति दिलचस्प हो गई है और ये सीट कांग्रेस से छिटककर अब बीजेपी की तरफ जाती दिख रही है। फिर भी सियासत में जाने कब क्लाइमैक्स आ जाए, इंतजार कीजिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो राज्यसभा सीट का अंकगणित कितना बदला, कितना परिवर्तन लाएगा और विधानसभा के लिए किस तरीके के समीकरण प्रदेश में बनते नजर आएंगे, तमाम सवाल बरकरार हैं। दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा सीट जीतने के बाद जो सीट खाली हुई राज्यसभा की, उसके बाद अगर समीकरणों की बात की जाए और अगर हम समीकरणों पर ही चर्चा करें तो कितने समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पुरजोर कोशिश जो कुलदीप बिश्नोई लगातार इस सीट के लिए कर रहे हैं, उनकी दावेदारी किस तरीके की रहने वाली है, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, वैसे तो जो नेता होते हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, पब्लिक में रहने वाला जो होता है उसको लीडर कहते हैं, लेकिन राज्यसभा बैकडोर वाली एंट्री है। कहीं कुछ नहीं होता तो राज्यसभा से राजी हुआ जा सकता है। जैसे कुलदीप बिश्नोई अब उस कोशिश में, हालांकि
लोकसभा का टिकट वो डिजर्व करते थे, उतना उनका अपना एरिया था। अब लोग समीक्षा के बाद कह भी रहे हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लड़ा जाता तो सीट निकल सकती थी। खैर अब जो हो गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई जो खुद आदमपुर से विधायक है, बेटे को साथ लेकर दिल्ली में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। आज अमित शाह जी से भी उनकी बात हुई है। शायद जो कस्में वादे या जो कमिटमेंट्स थी, मनोहर लाल से लगातार मुलाकात होने के बाद बीजेपी ज्वाइन की थी कुलदीप बिश्नोई ने, तब जरूर उनके लिए कुछ अच्छा करने की बात कही होगी, उनको दिलासा दिया होगा कि आपको राजनीति की मुख्य धारा में रखा जाएगा। एक बड़ा मौका आया था लोकसभा चुनाव, अगर हिसार से कुलदीप बिश्नोई को मौका दिया जाता, हालांकि पिछला चुनाव उनके बेटे ने लड़ा था, नहीं जीत पाए, वो बच्चा था उनके मुकाबले, लेकिन हालात तब ऐसे थे। अब जब बेटा एमएलए है तो कुलदीप बिश्नोई कोशिश कर रहे थे कि टिकट मिलती तो शायद उनका अपना घर था, लोगों को वास्ता दिया जाता कि चौधरी भजन लाल परिवार फिर राजनीति के शिखर पर आ सकता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, एक नई शुरुआत होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब खाली हाथ रह गए कुलदीप बिश्नोई, कोशिश करे। आज अमित शाह से मुलाकात हुई और अमित शाह से मुलाकात का मतलब कोई भी काम सिरे चढ़ सकता है, उस हद तक उनकी हैसियत है। अब क्या बात हुई है वो मीडिया के सामने तो नहीं आई, लेकिन उनकी वो हाथ पैर जरूर मार रहे हैं कि चलो लोकसभा ना सही, मुख्य धारा में रहने के लिए राज्यसभा सही, और भव्य बिश्नोई भी साथ है। और मैं अमित शाह को, बीजेपी वालों को पता है कि फिर चुनाव है और जो अगला चुनाव होगा उसमें भी जाट नॉन जाट वाला जो जैसे लोकसभा में हमने देखा कुछ उस तरह की स्थिति आ सकती है। तो कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी के साथ रहना, मुख्य भूमिका में रहना, एक मुख्य सक्रिय सहयोगी के तौर पे रहना, मेरे को लगता है ये जरूरी होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बड़े कड़े और बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके के सियासी हालात हैं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी चाहेगी कि, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के पास थी, दीपेंद्र हुड्डा इस सीट को खाली करेंगे, उनको शानदार जीत मिली, लोकसभा में जाएंगे। और नेता वही होता है जो जनता के बीच रहता है, वो असली राजनीति और नेतागिरी होती है। मेरे को लगता है जिस तरीके की दलीय स्थिति विधानसभा में होगी, क्योंकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो विधायक विधानसभा के वोट डालते हैं, किस पार्टी की स्थिति क्या है, अंकगणित क्या है, दलीय स्थिति क्या है। ये सीट अभी तक कांग्रेस के पास थी, लेकिन चूंकि अब अंकगणित बदला गया है, बहुमत के आंकड़े भी बदल गए हैं, बदले परिस्थितियों में अब विधानसभा में बीजेपी ये सीट आसानी से ले जा सकती है। हालांकि इसके लिए जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे, वो कांग्रेस में है, कि कोई विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए, शायद कोई खेल हो जाए। लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जेजेपी के विधायक अब भरोसेमंद नहीं रहे, अपने पार्टी के नहीं रहे, अपने नेताओं के वफादार नहीं है, तो कई क्रॉस वोटिंग है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, कुछ से क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है, वायदे किए जा सकते हैं कि आप कांग्रेस या बीजेपी से हम टिकट दे देंगे, आप फिर मुख्य धारा में आना। महेश, कांग्रेस के लिए खाली हुई राज्यसभा की सीट को वापस पाना कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं, और अगर इस सीट की दावेदारी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए कितनी आसानी होगी इस सीट को निकालना, क्योंकि जो समीकरणों की बात की जाए, तो फॉर्मूले की बात की जाए, उसमें बीजेपी के पास अभी भी पाले में ज्यादा हैं और कांग्रेस के पास विधायक कम हैं। देखिए, अगर बराबरी का सौदा भी होता, अगर कांग्रेस पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल बराबर अगर विधायक भी होते, तो भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद विकट स्थिति मैं मान सकता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं वो इतने अनुकूल नहीं होते। कोई भी एक दो विधायक जो है वो कहीं ना कहीं स्विचिंग करता है, जिसकी वजह से बेहद विपरीत परिस्थिति का सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को हर बार करना पड़ता है। पिछले लोकसभा राज्यसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो यहां पर क्रॉस वोटिंग की थी, कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज को सुना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उससे पिछले राज्यसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो वहां पर इंक का खेल हो गया था और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो है उसी इंक के खेल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है जीत हासिल नहीं कर पाए थे और राज्यसभा पहुंचे थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो अतीत अगर कांग्रेस पार्टी का झांकने की, समझने की कोशिश की जाए तो अगर विधायक भी ज्यादा हो कांग्रेस पार्टी के पास, तो बावजूद इसके उन तमाम विधायकों का वोट हासिल करना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। यहां पर इतने खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, खासकर दो एसआरके ग्रुप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किरण चौधरी यहां पर नाराज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजर आ रही है और जो भाषा, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगने लगा है कि किसी भी वक्त जो है किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। और जो सूत्रों से मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि
क्या हरियाणा प्रदेश के किसी नेता से, किसी संगठन के आदमी से क्या किरण चौधरी संवाद कर रही है, या बीच की जो कड़ी है वो हरियाणा प्रदेश के संगठन से जुड़े लोग हैं क्या? तो जवाब ये दिया गया कि शीर्ष स्तर पर ही जो किरण चौधरी है वो बातचीत कर रही है। अब अगर खाते को आप समझने की कोशिश करेंगे तो विधायक कांग्रेस पार्टी की है किरण चौधरी, लेकिन अगर वोट डालने का वक्त आया और इस तरह की परिस्थिति कुछ पैदा हुई तो यकीनन फिर किरण चौधरी का वोट किस तरफ जाएगा समझना ज्यादा मुश्किल का। और पिछली बार भी क्रॉस वोटिंग के आरोप किरण चौधरी पर थे, किरण चौधरी ने अपना वोट कैंसिल करवाया। इतनी सीनियर वो लीडर हैं, बार बार वो विधायक चुनी गई, बावजूद इसके वो अपना वोट अगर नल एंड वॉइड करवा देती है, अपने वोट को खारिज अगर करवा देती है, तो फिर इसके पीछे किरण चौधरी की मंशा को समझना कहां ज्यादा मुश्किल है। तो इस बार अगर जो विधायक इस वक्त भी मौजूदा जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि राज्यसभा की सीट हासिल करना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से शायद ही कांग्रेस पार्टी पार पा पाएगी। और इकोलॉजिकल एडवांटेज है, या कहें कि हवा बनाने की जो बात है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भरपूर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 5-5 का जो रेशो सामने आया, उसके बाद यहाँ पर काफी विकट परिस्थिति का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर राज्यसभा जो कि कांग्रेस पार्टी की सीट थी, कांग्रेस पार्टी के खाते की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी उसे हासिल कर लेगी, और संगठन के बूते बेहद आसान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर घात का इस्तेमाल वो करे, कुछ विधायकों को अपने साथ जोड़े, किसी भी तरह का तौर तरीका वो इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद उन विधायकों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए डाल दिया जाएगा। और जेजेपी की जहां तक मैं बात करूं तो यहां पर जोगीराम सियाग स्पष्ट रूप से जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि वो बरवाला विधानसभा से टिकट के लिए उम्मीद यहां पर भारतीय जनता पार्टी से रखे हुए हैं। और नरवाना के जो विधायक है, जेजेपी के विधायक, वो भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। तो यकीनन ये जो जेजेपी के दोनों विधायक हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट करेंगे, और तमाम जो दूसरे विधायक हैं वो भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने संपर्क में रखे हुए हैं। यकीनन ये स्थिति जो है अनुकूल भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है। और जैसा कि हमने अतीत में देखा, कांग्रेस पार्टी अगर मुकाबला बराबरी का हो तो भी मात खाती है। ये स्थिति मुझे नजर आ रही है कि इस बार भी यहां कांग्रेस पार्टी को मात खानी पड़ सकती है। आप वीरेंद्र जी किस तरीके का समीकरण देख रहे हैं? जिस तरीके से महेश ने एनालिसिस की, देवेंद्र ने बताया, अगर मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती को पार कैसे पाया जाएगा, अब सवाल ये बरकरार है। क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई के रूप में बीजेपी अगर दावेदारी पेश कर देती है उस सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं गेम और ज्यादा आसान हो जाएगा, नंबर चेंज होंगे, उसमें किस तरीके की परिस्थिति समीकरण बनेंगे? देखो, ऐसा लगता है कि कांग्रेस राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। उसका कारण है क्योंकि उसके पास संख्या बल नहीं है जी। और संख्या बल के साथ साथ इस बात का भी खतरा है कि कांग्रेस से कुछ लोग जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो इससे कांग्रेस की स्थिति और हास्यास्पद हो जाएगी। कांग्रेस का जो वातावरण बना हुआ है इस समय, तो उसके वातावरण को ठेस पहुंचेगी। तो क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल है नहीं जी। और देख लिए कांग्रेस के 29 विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, तो इसलिए कांग्रेस के हाथ में तो है ही नहीं, नंबर गेम तो है ही नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस ऐसा जोखिम लेगी नहीं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां तक बात है, देखिए उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। उसका कारण है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को नाराज नहीं कर सकती, अगर ऐसे ही बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देने लगेगी तो कैडर में पहले ही असंतोष है, तो और ज्यादा असंतोष बढ़ेगा। और देखिए ये 2 वर्ष का कार्यकाल है और कुलदीप बिश्नोई भी नहीं चाहेंगे कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए वो राज्यसभा का सदस्य बने। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी को जो आगे विधानसभा चुनाव होने हैं उसके अंदर जो है राव इंद्रजीत की बेटी है आरती राव, उनको भी टिकट देना पड़ेगा। कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे को देवेंद्र चौधरी को भी गांव से टिकट देना पड़ेगा। तो मतलब ये परिवारवाद की राजनीति शुरू हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी पहले इससे बचती रही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी या कुलदीप बिश्नोई भी 2 वर्ष का कार्यकाल लेने के इच्छुक होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। और देखो अभी तक जो है सिर्फ 2 महिलाएं ही राज्यसभा में गई है। हरियाणा बनने के बाद से सिर्फ 2 महिलाएं जो है राज्यसभा
में गई हैं, एक जो है कुमारी शैलजा गई हैं कांग्रेस से, और एक ओम प्रकाश महाजन की पत्नी सुमित्रा महाजन जो है वो हिसार वाले जो पूर्व मंत्री थे, इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तो सिर्फ 2 महिलाएं गई हैं, हालांकि लोकसभा में तो 6 महिलाएं निर्वाचित हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये अवसर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की से तो कोई महिला राज्यसभा में गई नहीं, तो ये एक अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को भी राज्यसभा में भेज सकती है। कार्यकाल तो संक्षिप्त है, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ जो दीपेंद्र हुड्डा का शेष कार्यकाल है उसके लिए ये चुनाव होना है। तो 2 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को भी राज्यसभा में भेज सकती है। ये महिला कौन हो सकती है, इसमें कई नाम जुड़ सकते हैं, हालांकि इसमें सुधा यादव भी हो सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है किस जातिगत समीकरण के आधार पर किसको टिकट देना है। तो ये पार्टी का, हालांकि ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों ब्राह्मण जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में हार गए, तो या दलित भी महिला हो सकती है, बंतो कटारिया भी हो सकती है, क्योंकि बंतो कटारिया चुनाव आ गई थी, सुनीता दुग्गल की टिकट कट गई थी, सुनीता दुग्गल भी हो सकती है। ये पार्टी को तय करना है। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा स्थिति है उससे काफी हद तक तस्वीर तो साफ है, लेकिन अगर जेजेपी के विधायकों की अगर भूमिका की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में क्या उनकी भूमिका लगती है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जेजेपी विधायकों को लेकर ही हो रही है, और ये क्रॉस वोटिंग का जो डर है उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और यह है कि जेजेपी के विधायक, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि जेजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे और जाहिर सी बात है कि सीट टिकट भी मांगेंगे, तो कई सवाल गफलत में नजर आ रहे हैं। उनकी भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह की भूमिका? देखिए, जेजेपी की विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, पार्टी व्हिप भी जारी करेगी, लेकिन उसका कोई असर होने नहीं वाला। देखिए, अब विधानसभा चुनाव में अब पूरे जो है 90 दिन ही बचे हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 15 सितंबर के आसपास तो आचार संहिता लगी जाएगी। तो अब ये मान लीजिए कि इन 3 महीने के अंदर कोई भी अगर मान लीजिए फिर उसके अयोग्य घोषित करने का क्योंकि पार्टी कार्रवाई कर सकती है, सिर्फ पार्टी की सदस्यता को कोई खतरा नहीं, वो तो बाद में जाकर जो है आप सदस्यता के योग कराने का उसको जो है याचिका डालेंगे, तब तक तो लंबी बात हो जाएगी, तब तक तो कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इतना लंबा फैसला होता नहीं है। तो मतलब अगर पार्टी व्हिप भी जारी कर दे और विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन भी कर दे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये एक खुला खेल फरोखाबादी है। तो इसमें जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो खुलकर अपना खेल खेलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उनको टिकट की गारंटी दें ऐसी भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है। देखो, टिकटों का फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो तो सिर्फ अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं, अपना एक नाम का सुझाव देते हैं, तो फैसला तो संसदीय बोर्ड को करना है। हालांकि जैसे चौधरी रंजीत सिंह जिस तरह रानिया से अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन ये फैसला तो संसदीय बोर्ड करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा है नहीं, किसी की टिकट की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ तो नायब सैनिक की भी टिकट की गारंटी नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कोई ये दावा करे कि उसको टिकट की गारंटी मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में। तो बिल्कुल देवेंद्र, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई पर दांव नहीं खेला जाएगा पार्टी के द्वारा, क्योंकि बाहरी चेहरे पर दांव नहीं लगाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोष और नाराजगी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली थी। आपने भी बताया कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा का टिकट दिया जाता तो कहीं ना कहीं समीकरण दूसरे होते, क्योंकि उनकी उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जनता में विश्वास है और उनके बेटी भी एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा उनको मिलता। लेकिन अब इस स्थिति में अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं तो फिर कौन? देखिए सौरभ, कुलदीप बिश्नोई की पहचान जब तक कांग्रेस में रहे, हालांकि उन्होंने जनहित कांग्रेस अलग बनाई थी, क्योंकि चौधरी भजन लाल की जगह भूपेंद्र हुड्डा को जब 2005 में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, इसी बात से वो नाराज थे। पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे कुलदीप बिश्नोई, हालांकि उनके बड़े भाई चंद्रमोहन उतने सक्रिय नहीं रहे राजनीति में, लेकिन कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के नाम को आगे बढ़ाना चाहते थे। जब उन्होंने अलग जनहित कांग्रेस बनाई थी 2007 में, कुछ साल पार्टी चलाई, आखिर 16 में विलय कर दिया। आप देखिए राज्यसभा में किन को भेजा जाता है, जैसे रणदीप सुरजेवाला 2019 का चुनाव हार गए पर पार्टी के लिए बहुत उपयोगी थे, तो उनको राजस्थान से राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। ठीक ऐसे ही सुभाष बराला जैसे चुनाव हार गए तो उनको मुख्य धारा में रखने के लिए जो नेता पार्टी के लिए पार्टी की कोर कमेटी में, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, और जिनकी उपयोगिता होती है कदम कदम पे, पार्टी की जो मीटिंग्स होती है, जो फैसले होते हैं, पार्टी का चेहरा होते हैं, उन लोगों को राज्यसभा में इसलिए भेजा जाता है ताकि मुख्य धारा में रहे। उनका योगदान पार्टी को मजबूत करने में, फैसलों में, नीतिगत फैसलों में मिलता रहे। तो इसी तरीके से अब कुलदीप बिश्नोई, मेरे को जैसा सोनी जी भी कह रहे हैं कि 2 साल के लिए वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, या तो पूरा राज्य कार्यकाल मिले 6 साल, चलो एक रास्ते आदमी खुद स्थायित्व होता है और जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन चूंकि
कुलदीप बिश्नोई हमेशा से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब उन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी थी पीछे और बीजेपी में आए थे, तो कांग्रेस के कुछ लोग ये कह रहे थे, बहुत सुनने वाली बात है, कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस में रहते, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम उसके साथ जुड़ता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दावेदारी में ही आदमी का कद बड़ा होता है कि कांग्रेस में पड़े रहते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो अब बीजेपी में आए तो अभी खाली हाथ है, कोई ज्यादा उनके हाथ लगा नहीं। तो उनकी इच्छा भी है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो प्रदेश की राजनीति में उभरना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं आज से 10 साल पहले भी, 12 साल पहले भी और अब तक भी। कुलदीप बिश्नोई नॉन जाट एक बड़ा चेहरा है, चौधरी भजनलाल के परिवार से आते हैं, स्मार्ट हैं, उनमें काबिलियत है, लेकिन जो पासे उन्होंने फेंके, जो दाव उन्होंने लगाया, वो हमेशा उल्टे पड़े हैं। यही वजह है कि उनके समर्थकों में भी मायूसी है। मेरे को लगता है वो राज्यसभा के लिए, हालांकि वो दिल्ली में गए हैं, आज अमित शाह से मुलाकात हुई है, हो सकता है कि उनको बुलाया गया, ये भी हो सकता है उनकी इच्छा पूछी गई, क्योंकि उनको अभी तक मुख्य धारा से बाहर रखा गया है। या जब वो ज्वाइन की थी बीजेपी, हो सकता है कोई कमिटमेंट मनोहर लाल जी ने की हो, उनको बुला के उनको विश्वास दिलाना चाहते हो या कोई थपकी देना चाहते हो कि आपका आगे करेंगे, अभी आप पार्टी में सक्रिय होकर योगदान देते रहे, पार्टी को मजबूत करें, आपका हमें ध्यान है। राजनीति में इतना कहना बहुत होता है। तो मेरे को लगता है प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है कुलदीप बिश्नोई की, और उनको लगता है अब या 3 साल बाद, 5 साल बाद मुख्यमंत्री का पद जो उनकी नजर है, शायद कभी दिन फिर जाए उनके, तो वो विधानसभा के लिए ट्राई करेंगे। महेश, जो स्थिति जैसा कि क्लियर है नंबर गेम के आधार पर भी अगर हम बात करें तो, लेकिन मोराल जाहिर सी बात है बूस्टअप होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा के परफॉर्मेंस में भी असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, किस तरीके से असर को देखते हैं? मनोवैज्ञानिक जो दबाव है भारतीय जनता पार्टी के लोग झेल रहे हैं, वजह क्या है? वजह है कि मोदी की लहर जो आंधी, उन्हें लग रहा था कि अब की बार 400 पार वो होने वाला है, और किसी भी तरह की बहुत ज्यादा मेहनत करने की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जरूरत नहीं है। कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में उतरे, उन्हें भी लगता था कि मोदी के नाम का इतना वोट मिलेगा कि उन्हें खुद इस लू के थपेड़ों में जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल इसके उलट थी। अब अगर राज्यसभा की सीट जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते की थी, और खासकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीट है वो अगर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेती है, तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और यकीनन फिर यह भी होगा कि वोटर का जो माइंडसेट है उसमें भी तब्दीली देखने को मिलेगी। अभी जो एक तरफा स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में देखने को मिल रही है, या फिर इससे मैं इस तरीके से परिभाषित करूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रही है, जिसका फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग हाल फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डेंट यहां पर देखने को मिलेगा। अगर राज्यसभा की ये सीट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को दिला पाने में कामयाब हो जाती है, तो यकीनन फिर एक डेंट झेलने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहां पर तैयार रहना होगा, क्योंकि हवाओं का रुख फिर बदलता है। अलग अलग राज्यों के जिन राज्यों का हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, हजारों किलोमीटर की जहां पर दूरी है, वहां पर भी अगर चुनाव परिणाम हारता या जीतता है कोई भी राजनीतिक दल, तो उसकी परिस्थितियों का जो अंतर है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो उसका फायदा भी यहां पर हरियाणा प्रदेश में उठाने की कोशिश करती है, और यकीनन फायदा मिलता भी है। अब अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट राज्यसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को दिला पाने में कामयाब हो जाती है, बीजेपी का अगर सांसद बनता है, तो फिर यकीनन डेंट झेलने के लिए भी कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना होगा। जो एक तरफा हवा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन की नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी संक्षिप्त में लेना चाहूंगा आपसे। देखिए, अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या हरियाणा से प्रत्याशी बनाना है या बाहर से। देखिए, बेन सिंह के बेटे रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो केंद्रीय मंत्री बनाया गया उनको, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको भी राज्यसभा में भेज सकती है हरियाणा से, क्योंकि सीट रिक्त हुई है। तो लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ऐसा जोखिम लेगी? हालांकि देखिए, सुरेश प्रभु भी रहे हैं, दुष्यंत गौतम भी हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार, जबकि चुनाव नजदीक है हरियाणा विधानसभा के, क्या हरियाणा से बाहर के किसी व्यक्ति को जो है राज्यसभा का टिकट देने का जोखिम ले पाएगी? ये अब पार्टी को तय करना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज्यसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं अब रिक्त हुई है, और उसके बाद समीकरण बदले हैं। बीजेपी के पक्ष में दांव है, और बीजेपी किस पर दांव लगाती है ये देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये सीट निकालना बेहद चुनौती बनी हुई है।